गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिज़िक्स का अभी जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ तक देख लिया था, है ना। क्लास 12th के लिए जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ तक पढ़ लिया था और ये देख लिया था कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं या मटेरियल हैं जिनको हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी हम बात कर रहे हैं इसके आगे से कि और क्या क्या चीज़ें। अब पीछे वाले उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि चार्ज is carried out by matter। चार्ज कौन कैरी करता है? मैटर करता है। एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये क्या था? बेसिक या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर उस लेक्चर को पहले चेक कर लें। अब इसके आगे से हम देखते हैं कि क्या है ना। अब जब किसी सब्सटेंस को स्टडी किया गया, बहुत सारे सब्सटेंसेस को जब पढ़ा गया तो क्या पता चला कि जैसे कोई सब्सटेंस लेकर हम तोड़ते हैं, ऑन ब्रेकिंग एनी सब्सटेंस, ठीक है, क्या मिले हमको? मॉलिक्यूल्स। सब्सटेंस को तोड़ा तो क्या मिले? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की ब्रेकिंग की गई तो क्या मिले? एटम्स। और एटम को तोड़ा गया तो हमको मिले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये तो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस अगर हमारे पास है और उसको हम ब्रेक करते हैं, देन विल गेट मॉलिक्यूल्स। वो मॉलिक्यूल्स टूटकर हमको दे देंगे एटम्स, और एटम में से हमको मिल गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और जब इन पार्टिकल्स को स्टडी किया गया तब पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज द इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैरीज चार्ज। प्रोटॉन पे भी चार्ज है, न्यूट्रॉन तो चार्जलेस हो गया, बट प्रोटॉन जो है वो इंडिविजुअली हमको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन बी फाउंड इंडिविजुअली। प्रोटॉन जो है वो सारे हमने पढ़ रखे हैं, कहाँ मिलते हैं हमको? एटम के सेंटर में, है ना। तो यहाँ से क्या निकला? इसे लिख लें अपन, ऑन स्टडिंग इलेक्ट्रॉन क्या पता चला? दो चीज़ें, एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है, और दूसरा है कैरीज चार्ज। ठीक है, और यहाँ से फिर थियोरेटिकली हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक object due to which any material acquires electric charge। और यहाँ से बेस बना जो थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्लियर है चीज़, है ना। तो इससे पहले तक हमने चार्जेस की बात कर ली थी, कोई बॉडी चार्ज होगी तो कैसे पता चलेगा वो देख लें, है ना। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। यहाँ हम बोल रहे हैं क्या कि जो चार्ज होता है दैट इज कैरिड बाय मैटर, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब वो मैटर क्या है? दैट इज अ सब्सटेंस। उस सब्सटेंस को अगर आप तोड़ते हो तो आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल को आपने तोड़ा, देन यू गेट एटम्स। एटम में से मिला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन को स्टडी किया तो दो चीज़ें पता चली कि इलेक्ट्रॉन इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना। इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन कैरीज व्हाट? चार्ज। और हमने थ्योरी बना दी कि इलेक्ट्रॉन इज द बेसिक ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच एनी मटेरियल एक्वायर्स इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक्वायर करता है तो वो किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और वहाँ से फिर थ्योरी आई, दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या बेसिक पॉइंट्स हैं उसकी अभी हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी इलेक्ट्रॉन थ्योरी। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं वो देख लें। आप इसको लिख भी लें अपने पास सारा। तो फर्स्ट है कि एटम कंसिस्ट ऑफ टू एंटाइटीज, है ना। एटम कंसिस्ट ऑफ टू एंटाइटीज। क्या क्या? नेगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स
and positively charged nucleus। ठीक है, एक एटम के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है, दो एंटाइटी प्रेजेंट है। एक हो गया नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा हो गया पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट बोल रहा है द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो। क्या? द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो। पूरे एटम के ऊपर जो नेट चार्ज होता है दैट इज जीरो। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स एन एटम, द रेस्ट ऑफ द एटम, द रेस्ट ऑफ द एटम becomes positively charged। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ना, थर्ड समझ में आ गया कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम को छोड़कर जाता है तो बाकी का एटम जो बचा है दैट बिकम्स व्हाट? पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ जाएंगे उसके अंदर ऑब्वियसली, और प्रोटॉन चार्ज क्या कैरी करता है? पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसी को उल्टा कर दें क्या कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन enters an atom, it becomes positively charged, it becomes positively charged। ठीक है, उसी को उल्टा कर दिया हमने कि इलेक्ट्रॉन अगर एंटर कर जाता है तो हमारा एटम क्या बन गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन इज द पार्टिकल responsible for electrification। जो चार्ज आ रहा है, ठीक है, एटम के ऊपर, दैट इज ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे विच इज अंडर इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। यहीं से अपन एक नोट लिख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। नोट में हम क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव या पॉजिटिवली चार्ज्ड इज, पॉजिटिव चार्ज इज 1837 टाइम्स heavier than electron, therefore it's the electron which moves, है ना। जो चार्ज कैरी हो रहा है दैट चार्ज इज कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन क्यों कैरी नहीं करता है उसका रीज़न हमने दे दिया कि एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है इट इज़ 1837 टाइम्स हेवियर, इसलिए उस हैवी बॉडी को मूव होने में दिक्कत होगी। तो कौन मूव जल्दी कर सकता है? इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स। ठीक है, तो ये हुई इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, चार्ज में और मास में क्या रिलेशन होता है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास की। रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट है इसमें अपने पास। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ये हम बाद में देखेंगे क्या है, अभी तो हम सिर्फ रिलेशन की बात कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि देयर इज अ चेंज in mass due to exchange of electrons because electron carry mass। ठीक है, अभी हमने इसके पहले जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी तो हमने बोला कि अगर एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हो बाहर, ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर किसी एटम में आप इलेक्ट्रॉन डाल देते हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम कर रहे हैं, या तो एटम के अंदर करें या एटम के बाहर करें, उसकी वजह से मास में भी चेंज होना चाहिए, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का क्या है? मास।
ठीक है, इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है, चाहे वो एटम के अंदर हो चाहे एटम से बाहर हो, हमेशा मास में चेंज आता है ना। अब ये चेंज कैसा आता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, तो मास में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन मास, है ना। क्यों हो रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर कर गया तो उसका मास जो है वो एटम के मास में जुड़ गया, इसलिए मास में इंक्रीज आ गया। सेम उल्टा कर दें कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है, तो मास में डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन मास, ठीक है। अब इसी तरीके से थर्ड पॉइंट क्या है, an electron has basic or fundamental charge, इसको प्रिलिमिनरी चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास है माइनस चार्ज वाला, तो उस पर चार्ज की वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम, COULOMB कूलम, सी से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज, मतलब इससे छोटा चार्ज नहीं है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है जो सबसे छोटी स्पीशीज हो गई विच कैन कैरी चार्ज, तो उस पर जो मिनिमम वैल्यू है चार्ज की, दैट विल बी दिस। इसी तरीके से हमने बोला इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, देन इट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg, ठीक है। तो ये दो चीज़ें अपने को याद रखनी है, क्या कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ों की बात कर ली, एक तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है और दूसरा रिलेशन बिटवीन चार्ज एंड मास क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की, है ना, कि मटेरियल को हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट विल बी क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो मटेरियल में फ्लो हो सकता है कि नहीं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है कि नहीं। जैसे ये है पेन है, तो अगर हम इसको एक बॉडी मान रहे हैं और इस बॉडी को मैंने ऐसे रब कर दिया, तो रब करने से यहाँ पर चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर यहाँ चार्ज डेवलप हो गया है और अगर ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो सकता है, मतलब ये बॉडी ऐसी हो गई जो चार्ज को फ्लो कर दे रही है। अगर एक ऐसी बॉडी जिसको मैंने रब किया और चार्ज जनरेट किया और ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब चार्ज यहाँ तो है लेकिन बॉडी में फ्लो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से चार्जेस के फ्लो के अकॉर्डिंग हम बॉडी को बेसिकली या मटेरियल को बेसिकली चार कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, है ना। तो पहला जो है दैट इज कंडक्टर्स। ये सब सिंपल है, पहले पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। क्या है, फर्स्ट इज कंडक्टर्स, है ना। तो कंडक्टर्स क्या होंगे, कंडक्टर्स वो हो जाएंगे विच अलाउज चार्जेस टू मूव थ्रू इट, जो अपने अंदर से चार्जेस को क्या करें, अलाउ कर दें, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर एक सब्सटेंस हमारे पास है तो उसमें चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। कितना फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, बहुत कम फ्लो हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी हुई उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी। प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी, क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर किसी भी सब्सटेंस को एक अच्छा कंडक्टर होना है, दैट मीन्स उसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। फॉर बीइंग अ बेटर कंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल शुड बी मोर। तो हम यहाँ एक नोट लिख लें कंडक्टिविटी के लिए, क्या हो जाएगा, फॉर अ बेटर कंडक्टर द कंडक्टिविटी शुड बी मोर, ठीक है।
है ना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कंडक्टर्स में तो मेटल्स आ गए, मेटल्स आर कंडक्टर्स, है ना। ड्रिंकिंग वाटर हो गया, ड्रिंकिंग वाटर ये अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, जो पानी हम घर में पी रहे हैं। सेकेंड सब्सटेंस की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन में तो सेकेंड आ जाएगा नॉन कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, वो जो अलाउड नहीं करते हैं चार्ज को फ्लो होने में, ठीक है। डू नॉट अलाउ चार्ज टू मूव, डू नॉट अलाउ चार्ज या चार्जेस टू मूव। अब जैसे कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या निकली, कंडक्टिविटी, वैसे ही इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, इंसुलेशन, है ना। प्रॉपर्टी इज इंसुलेशन, और फिजिक्स में हम इस इंसुलेशन को क्या मान रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोल दिया इसको, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जैसे हमने कंडक्टर में बोला था कि अगर एक अच्छा कंडक्टर होना है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो, अच्छी हो, वैसे ही अगर एक अच्छा इंसुलेटर होना है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा, है ना। तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, फॉर अ बेटर इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ शुड बी मोर, ठीक है, ये क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इंसुलेटर्स में तो ये हो गए नॉन मेटल्स, प्लास्टिक, प्योर वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो फिजिक्स के हिसाब से इंसुलेटर्स जो हैं दे आर ऑफ अ वाइड इम्पोर्टेंस, है ना, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हम नहीं चाहते ना कि बॉडी, अगर हमारी कोई चार्ज बॉडी है या कहीं से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो वो चार्जेस बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हमको जिस सब्सटेंस की ज़रूरत है दैट इज़ इंसुलेटर्स, और एक अच्छे इंसुलेटर के लिए उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब इसके बाद हमारे पास दो टाइप के सब्सटेंस और बचे, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की आप डेफिनेशन लिख लें, क्या, डाई इलेक्ट्रिक strength of an insulator is the maximum value of electric field one material can bear before it breaks down to become conductor। ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इंसुलेटर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वन मटेरियल कैन बियर बिफोर इट ब्रेक्स डाउन टू बिकम अ कंडक्टर, ठीक है। कोई मटेरियल कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है ताकि वो क्या बन जाए, कंडक्टर बन जाए, उस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसके बाद दो बेसिक से सब्सटेंसेस और हैं हमारे पास। थर्ड में हम बात कर रहे हैं किसकी, सेमी कंडक्टर्स की, और फोर्थ हो जाएंगे सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। थर्ड क्या बोला हमने, सेमी कंडक्टर्स, तो थर्ड इज सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स वो हो गए जो अगर हीट किए जाएं तो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। डेफिनेशन क्या लिख लेंगे अपन इसकी डेफिनेशन अपन लिखेंगे कि व्हेन हीटेड दे बिहेव एज कंडक्टर्स एंड at low temperature they are insulators, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ आ जाता है हमारा दैट इज सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो हम सुपर कंडक्टर की बात करें, क्या है, फोर्थ इज सुपर कंडक्टर।
है ना। सुपर कंडक्टर्स वो हो गए जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बोलते हैं हम कि जिसका रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज़ ज़ीरो, है ना, जिसका रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा और कंडक्टिविटी बहुत हाई होगी, दैट इज सुपर कंडक्टर्स। दे हैव हाई कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। ठीक है, तो चार्जेस के फ्लो के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल्स को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, है ना। पहली कैटेगरी हमने क्या ली, कंडक्टर्स। फर्स्ट इज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में हमने बोला विच अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज और अलाउज द चार्जेस टू मूव थ्रू इट। प्रॉपर्टी बोली कंडक्टिविटी, और नोट में हमने बोल दिया कि अगर एक कंडक्टर को अच्छा कंडक्टर होना है तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स हो गए मेटल, स्ट्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा। सेकेंड मटेरियल ऑफ इंसुलेटर, जिसमें हमने बोल दिया इट डज नॉट अलाउ चार्जेस टू मूव। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गई इंसुलेशन विच इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और अगर किसी भी सब्सटेंस को अच्छा इंसुलेटर होना है तो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ मटेरियल कैन बियर बिफोर बिकमिंग अ गुड कंडक्टर, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। थर्ड और फोर्थ में हमने सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स बोल दिए। अगर हीट करने पर कोई सब्सटेंस कंडक्टर की तरह बिहेव करे और लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करे देन इट इज सेमीकंडक्टर्स। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस ज़ीरो हो दैट इज सुपर कंडक्टर्स। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, यहाँ से मान लें कि हम हमारा चैप्टर जो है वो बेसिकली स्टार्ट होता है। तो थोड़ी सी डेफिनेशन अपन ले लें क्या है ना। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to the product of their charges, to the product of their charges magnitude and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बोल रहा है कि अगर दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस है r, दैट मीन्स कि उनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा होगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, देखो कूलम्स ने ग्रेविटी के लिए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसके लिए भी एक फॉर्मूला दिया है। ठीक है, उसको अपन डिस्कस करें क्या है वो। तो अगर हम बात करें फॉर ग्रेविटी है ना, तो उसने क्या बोला कि जो फोर्स होता है F ड्यू टू ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 वेयर m1 एंड m2 आर मासेस ऑफ द टू बॉडीज। ठीक है, जिनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² वेयर r इज द डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो मिलता है कि F ऑफ G इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इक्वल लगाया, कांस्टेंट आया G m1 m2 अपॉन r², वेयर दिस G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट and this gravitational constant is not affected by any medium, not affected by any medium। ठीक है,
तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले को बेस बनाकर कूलम्स ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले के लिए, चार्जेस के लिए भी हमको क्या दिया, फॉर्मूला दिया। तो वो क्या निकल कर आया वो अपन देखें, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। दिस विल बी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी बात करते हैं कि क्या है। अब फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, अब जैसे ऊपर हमने ग्रेविटेशनल के लिए दो चीज़ें देखी, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट में और डिस्टेंस का इन्वर्सली, वैसे यहाँ पर भी है कि जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, है ना, where Q1 and Q2 are what, are the magnitude of charges and F of E is inversely proportional to 1 upon R square। तो यहाँ से अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है F of E इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो लगाया कांस्टेंट C या C डैश लगा लेते हैं, C डैश विच इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द formula for force due to electrical charge where C is what, C is constant, जैसे G क्या था gravitation constant, वैसे C हो गया Coulomb's constant, Coulomb's constant, है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने क्या बोला कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी मीडियम, यहाँ थोड़ा सा अलग है कि Coulomb's constant जो होगा दैट इज अफेक्टेड बाय मीडियम, अफेक्टेड बाय मीडियम। क्लियर है ना। ये होगा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कि फोर्स अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज लगा रहा है तो वो अपने चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस जो दोनों चार्ज के बीच में है उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और फॉर्मूला मिला F ऑफ E इक्वल्स टू C Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर C इज व्हाट, कूलम्स कांस्टेंट, Q1 एंड Q2 आर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड R इज डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से एक नोट निकल कर आता है तो वो नोट भी आप लिख लें, मैं यहाँ आपको लिख के देता हूँ नोट कि क्या है। ठीक है, नोट में हम लिखेंगे द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस R is F of E equals to C dash Q1 Q2 upon R square, where C is Coulomb's constant and it depends on R2। ठीक है, या फिर ये बोलते हैं डिपेंड्स ऑन मीडियम, सॉरी, है ना, where C is Coulomb's constant and it depends on the medium। क्लियर है चीज़, ये होगा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसी कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम डील करते हैं आगे कि ये जो मीडियम का इफेक्ट हम बता रहे हैं, है ना, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला उसमें C इज कूलम्स कांस्टेंट, हमने बोला इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो ये जो मीडियम है ये क्या इफेक्ट करेगा और कैसे इफेक्ट करेगा उसको लेकर अब हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, चलो, है ना। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, परमिटिविटी की, कि ये परमिटिविटी एक्चुअली है क्या। ठीक, अभी हमने बोला, पीछे हम पढ़ कर आए कि फोर्स ड्यू टू E इलेक्ट्रिकल चार्ज इज इक्वल टू C डैश Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना, जहाँ पर जो C डैश था दैट वाज कूलम्स कांस्टेंट विच डिपेंड्स ऑन मीडियम। तो ये जो परमिटिविटी है दिस इज रिलेटेड टू मीडियम, है ना। क्या लिख रहे हैं हम, डेफिनेशन में लिखे अ कैरेक्टरिस्टिक of medium between two charges which affect the force between them। First off, it reduces the effect of force by charge। ठीक है, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है।
ठीक है, जिसकी वजह से जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स इफेक्ट हो सकता है। ठीक, इसको अपन ऐसे समझें, जैसे मान लो कि ये दो चार्जेस हैं, है ना, दिस इज वन चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, ठीक है, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, इट कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है। अब इसके बीच में हमारे यहाँ पर अभी एयर है, यहाँ मान लो मैंने एक स्पॉन्ज रख दिया, स्पॉन्ज का टुकड़ा रख दिया ऐसा, ठीक है, तो दैट इज एक्टिंग एज अ मीडियम बिटवीन दिस टू, ठीक, और वो चीज़ इस चार्ज का इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको कितना इफेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, परमिटिविटी, ठीक है। तो इन चार्जेस के बीच का वो मीडियम जिसकी वजह से चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो इफेक्ट हो या इफेक्ट हो सकता हो, दैट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड व्हाट, परमिटिविटी। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक। और ये जो परमिटिविटी है, दिस परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। क्या लिख रहे हैं अपन, परमिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, मतलब अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स हमेशा कम होगा। अच्छा, अब इस परमिटिविटी को कैसे मेजर करें, तो मेजरमेंट ऑफ परमिटिविटी हैज सिंबल E, that is epsilon, EPSLON, this is called एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी को अगर हमको मेजर करना है तो हम उसको मेजर किससे कर सकते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हमने C लिया था, C दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी, है ना। अच्छा, ये 1/4 पाई कहाँ से आया और कैसे आया, या तो आप इसको याद रखें कि C डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसको आगे चलकर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 4 पाई एप्सिलॉन m रख लेंगे। अभी बात करते हैं कि आया कहाँ से, ठीक है। जैसे मान लो कि ये एक चार्ज मैंने रखा, ठीक है ना, दिस इज अ चार्ज, और ये चार्ज जो है वो ऐसे हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऐसा फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो किसी चार्ज के अराउंड जो टोटल फोर्स लग रहा है वो ऐसा स्फीयर सर्कल में लग रहा है, तो जो एंगल होगा दैट इज 4 पाई एंगल, है ना, ये तो पता है। अब अगर इसी के सामने मैंने यहाँ एक और चार्ज रख दिया तो ये जो एक निकल के आ रहा है वो से वैसे इंटरेक्ट कर रहा है, बाकी तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो फोर्स हुआ दिस इज 1/4 पाई, ये पूरा कितना है 4 पाई, और सिर्फ एक से इंटरेक्शन है दैट इज 1/4 पाई। ई इज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम विच इज वर्किंग बिटवीन दिस टू चार्ज। क्लियर है चीज़, है ना। अब यहाँ से हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ ऑफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है, इसको मैं एप्सिलॉन नॉट ले लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई नॉट इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन करने पर जो वैल्यू मिली दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्लियर हो गई चीज़, है ना, ये ई नॉट की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से अगर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करता हूँ देन इट इज 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज़ हैं जो अपने को याद रखनी है, ठीक है। एक तो ई नॉट की वैल्यू हो गई और एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। क्लियर है चीज़, है ना। ये जो ई नॉट निकल कर आया ये क्या है, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज और मिनिमम परमिटिविटी। क्लियर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने क्यों लगाया वो समझ में आ गया चार्जेस के बारे में, ठीक। ये तो हो गई परमिटिविटी। अब देखो अगर ई नॉट की हम बात करें तो ई नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। और ये जो फ्री स्पेस होता है दिस इज कंसिडर्ड एज गुड एज एयर,
तो हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कि फ्री स्पेस इज एज गुड एज एयर। ठीक है, अब अगर दो चार्जेस हमने रखे हैं तो इसके बीच में नॉर्मली क्या है, एयर है। दिस एयर इज कंसिडर्ड एज फ्री स्पेस। ठीक है, अब अगर इस एयर की जगह मैं कोई मीडियम रख देता हूँ, है ना, कोई स्पंज रख दिया मैंने या कोई वुडन ब्लॉक रख दिया, देन दैट इज एक्टिंग एज अ मीडियम। ठीक है, तो हम उस मीडियम की परमिटिविटी को क्या बोल देंगे, एप्सिलॉन एम, वेयर एम स्टैंड्स फॉर व्हाट, मीडियम। क्लियर। और हर मीडियम की परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी दैट विल बी डिफरेंट। वो इस तरीके से मिलेगी, जैसे ई नॉट हमको 8.85 इंटू 10⁻12 मिल रहा है, वैसे ही ई एम जो होगा वो भी हमको 10 की पावर में कुछ ना कुछ मिलेगा। तो हर बार हर मीडियम के लिए ई एम की वैल्यू को याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, डिफ़िकल्ट है। इसीलिए उस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू को याद रखने के अलावा हम ये करें कि हम कोई नया टर्म बनाएं जिसको याद करना हमारे लिए ईजी हो। तो उसी परमिटिविटी से रिलेट कर हमने नई चीज़ निकाल दी, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय ई आर। ई आर इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे रिलेट। इसको याद करना हमारे लिए आसान है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब इन रिलेशन टू समथिंग, एंड इन रिलेशन टू व्हाट, देन इन रिलेशन टू दिस फ्री स्पेस और ई नॉट, है ना। अब हर बार ई एम की वैल्यू 10 की पावर में होगी तो याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी दैट विल बी 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि वो किसी के रिलेशन में है ना। ई नॉट से 10 गुना, ई नॉट से 20 गुना, ई नॉट के कंपेरिजन में 40 गुना, तो वो 10, 20, 30 हमारे लिए याद करना ईजी है। इसलिए हम ई नॉट की जगह क्या यूज़ कर लें, ई। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, रिलेटिव परमिटिविटी की, है ना। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है उसकी बात करें। अभी हमने बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इन रिलेशन टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट मीन्स दिस ई आर रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इन रिलेशन टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। यहाँ से हम ई एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई आर, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर है ना। और यहीं से हमने पढ़ा था भी फोर्स कि एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 by R square, where m is force of any medium and EM is permittivity of any medium। इसको अपन फर्स्ट, सेकेंड और अगर थर्ड मान लें, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाता है, EM की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, देन F of M will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन ओ, या 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़, है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और निकालें, अभी तो अपन ने इतना कर लिया ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हम परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स से कंपेयर करें तो फॉर्मूला आता है कि ई आर इज इक्वल टू फोर्स इन एयर और फ्री स्पेस, फोर्स इन फ्री स्पेस, इसकी जगह एयर भी लिख सकते हैं, सेम है, अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, इस फोर्स का फॉर्मूला लगा दें तो ई आर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एयर के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन में 1/4 पाई एप्सिलॉन एम मीडियम के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सारी चीज़ें कट जाएंगी, देन ई आर विल बी इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट, के ऊपर चला गया तो वहीं पहुंच गए अपन। क्लियर है चीज़, है ना। ये जो अपन ई आर बोल रहे हैं, दिस ई आर इज ऑल्सो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय के। दैट मीन्स ई आर इज इक्वल टू के ना। ई आर किसके बराबर हो गया, के के बराबर हो गया। तो इसको हम चाहें तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू उठाकर, है ना। हमको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ
एम फोर्स ऑफ अ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की जगह क्या लिख सकते हैं के, है ना, इंटू बचा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है चीज़? तो ये भी ऐसा भी हो सकता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आ गई क्या है ना? रिलेटिव परमिटिविटी इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इन रिलेशन टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, और ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज क्या बोल रहे हैं, ए आर के लिए इट इज easy and convenient to remember the value of ER than EM। EM के कंपैरिजन में ER की वैल्यू याद करना हमारे लिए क्या है, इजी है। ठीक है, परमिटिविटी क्लियर हो गया। चलिए, ठीक है, तो परमिटिविटी में हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि ER इज इक्वल टू EM अपॉन E नॉट, है ना, वेर ER इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, EM इज व्हाट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी of medium, and E naught is what, permittivity of free space, permittivity of free space। तो ये हो गया ER इक्वल टू EM अपॉन E नॉट। ये हुआ हमारा कूलम्स लॉ, है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा उसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की, हमने डायरेक्शन की बात नहीं की, है ना। चार्जेस हैं और अगर फोर्स लग रहा है चार्जेस के बीच में ना, एक्चुअली चार्जेस के बीच में कोई फोर्स होता नहीं है ना। इसको ऐसे याद रखो आप कि अगर ये चार्ज है, दो चार्ज मेरे लिए Q1 और Q2, है ना, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों में रिपल्शन होगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये रिपेल हो रहा है, और इस चार्ज के ऊपर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ बीच में कोई फोर्स नहीं है। हम बोलते हैं फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज, मतलब चार्जेस के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। यहाँ बीच में, बिटवीन का मतलब यहाँ बीच में नहीं है। चार्जेस विल बी, फोर्सेस विल बी ऑन द चार्जेस। ठीक है, समझ में आ गई चीज़, है ना। तो अब हमारे लिए ये जो फोर्स है, अगर अट्रैक्शन होगा तो भी कोई डायरेक्शन होगा फोर्स का, और रिपल्शन होगा तो भी कोई डायरेक्शन होगा। तो उस डायरेक्शन को लेने के लिए, उस डायरेक्शन को बताने के लिए हम इसी कूलम लॉ के अंदर थोड़ा सा करेक्शन करते हैं और हम पढ़ लेते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम लॉ। तो नेक्स्ट हम बोल रहे हैं क्या, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लें अपन कि वेक्टर फॉर्म क्या है। ठीक, अब इसके लिए अपन दो चार्ज लेते हैं। यहाँ मैंने एक चार्ज ले लिया Q1 विच इज़ पॉजिटिव, यहाँ मैंने एक चार्ज ले लिया Q2 विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, एंड दिस चार्जेस डायरेक्शन चार्जेस फ्रॉम Q1 टू Q2, ऐसा डायरेक्शन हो गया, है ना, ये R हो गया इसका। ठीक है ना। तो अब अगर कोई डायरेक्शन आ जाता है, चार्जेस का कोई डायरेक्शन है, जैसे इस कंडीशन में अगर हम देखें, हम ये बोल रहे हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो ये रिपेल होगा इस तरफ ऐसा, और ये रिपेल होगा इस तरफ ऐसा, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस है। तो देयर इज सम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उस डायरेक्शन को यहाँ पर नाम देना होता है, और वो हमारे लिए सीखना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्शन को हम नाम कैसे दें। ठीक है, अब देखो ये जो Q1 वाला चार्ज है, ये Q1 चार्ज इस Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है दैट फोर्स इज ऑन टू बाय व्हाट, 1, और डायरेक्शन है तो वेक्टर हो गया। तो इस तरफ वाला जो फोर्स हो गया दैट इज ऑन टू बाय 1 या 2 फ्रॉम 1, है ना। तो ये जो आगे का नंबर हम लिखते हैं दिस इज फॉर 2, है ना, किसके ऊपर लग रहा, सॉरी दिस इज ऑन, किसके ऊपर लग रहा है, और जो पीछे का नंबर है दैट इज फ्रॉम, कहाँ से लग रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ के फोर्स की बात करें तो दिस इज ऑल्सो फोर्स विच इज ऑन 1/2, है ना। तो इस कंडीशन में ये जो 1 हो गया दिस इज ऑन एंड दिस 2 इज फ्रॉम। ठीक है,
दिस आर इज मैग्नीट्यूड, इसी का अगर वेक्टर फॉर्म निकालें इस डायरेक्शन में, है ना, ये जो Q1 इज प्लेस्ड इन डायरेक्शन टू Q2 जो चल रहा है मैग्नीट्यूड, तो R विल बी 2 1, ठीक है। यहाँ पर R इज मैग्नीट्यूड एंड R इसका वेक्टर फॉर्म क्या हो गया, R वेक्टर ऑफ 2 1, R21 वेक्टर। क्लियर है चीज़, है ना। ये समझ में आ गया कि कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन देना है। अगर दो चार्ज हम रख रहे हैं, चाहे अट्रैक्शन काम करे चाहे रिपल्शन काम करे, जो भी फोर्स काम करता है उस फोर्स के लिए हमको डायरेक्शन बतानी होती है या नेमिंग करनी होती है। और वो कैसे करते हैं, पहले वो नंबर लिखें जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बाद में वो नंबर लिखें जो फोर्स लगा रहे हैं। जैसे Q1 पॉजिटिव था, यहाँ पर चार्ज हमने क्या लिया है पॉजिटिव, यहाँ भी चार्ज क्या लिया है पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है कि रिपल्शन होगा। और वो जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से ये जो Q2 है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और Q1 जो Q2 की वजह से रिपेल हो रहा है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो Q2 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ 1, तो हमने लिख दिया F21, और Q1 पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ 2, तो हमने लिख दिया F12, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं जो अपने को याद रखनी है। क्या, पहला कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स COULOMB, अकॉर्डिंग टू कूलम फोर्स is always along the line joining the two charges, है ना। फोर्स हमेशा कहाँ लगता है, जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है। जैसे ये Q1 था, ये Q2 था, मैंने ये लाइन लगाई, तो जब इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन काम करेगा तो वो जिस लाइन से वो जुड़े हुए हैं उसी लाइन के अलॉन्ग काम करेगा। ऐसा नहीं है कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो ये इधर मूव कर जाए, ये मूव का करेगा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। दूसरी चीज़ हमको याद रखनी है क्या, कि बोथ द फोर्सेस आर different vectors because they are in different direction, है ना, डिफरेंट डायरेक्शन। जो दोनों फोर्स काम कर रहे हैं वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर्स हैं, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है। वो तो यहाँ दिख भी रहा है ना कि ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है ना। तो इसके ऊपर ही हमने वेक्टर साइंस लगा दिए विच इज शोइंग डायरेक्शन। समझ में आ गई चीज़, क्लियर है ना। इसको अपन एक एग्जांपल से और समझते हैं कि ये क्या है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक चार्ज लिया Q1, ठीक है, यहाँ एक चार्ज लिया Q2, यहाँ एक चार्ज लिया Q3, ठीक है। समझ में आ गई चीज़। मैंने बोला कि ये इन दोनों को जोड़ दें पहले लाइन से, इसको भी जोड़ दें ऐसा लाइन से, और ये जो है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या है पॉजिटिव है, इसलिए रिपेल कर रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, नेगेटिव है, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसा, ठीक। तो यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है उसको क्या लिखेंगे अपन, फोर्स ऑन 1/2, तो फोर्स 1 2 वेक्टर, क्लियर। यहाँ जो फोर्स काम कर रहा है F दैट इज ऑन 1/3, तो 1 and 3, क्लियर है चीज़। तो इसको लिखना बिल्कुल सिंपल है, किसके ऊपर फोर्स लग रहा है और कौन फोर्स लगा रहा है उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया अभी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में हमने चार्जेस कंसिडर किए और ये देख लिया कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं अपन कि क्या होगा, चलो, है ना। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक चार्ज लिया था Q1 एंड Q2 एंड दिस आर फ्रॉम Q1 टू Q2, तो ये हो गया R21, ठीक है। यहाँ एक फोर्स लग रहा था रिपल्शन का, दैट वाज फोर्स ऑन 2/1 वेक्टर में। यहाँ एक फोर्स लग रहा था रिपल्शन का, तो ये हो गया फोर्स ऑन 1/2, क्लियर है। इतना हमने लिया था। अब इस कंडीशन में अगर मुझे फोर्सेस लिखने हैं तो पहला क्या हो गया, F21 फोर्स ऑन 2/1 इक्वल टू, है ना, क्या लिखना है अपने को, पहले मैग्नीट्यूड बाद में वेक्टर, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²,
ये तो था। अब इसी को डायरेक्शन बताना है अपने को डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन में बताने के लिए क्या है, डायरेक्शन में बताने के लिए जो वेक्टर है इसका वो मल्टीप्लाई करना है, तो दिस विल बी R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी तरीके से अगर F12 लिखना है तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² R12 यूनिट वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन हमने लिखी है ना, सिर्फ इतना तो हमने पहले ही पढ़ा था, दैट वाज फॉर मैग्नीट्यूड। अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन डाल दिया है, और डायरेक्शन में हमने वेक्टर फॉर्म में डाला, हमने यूनिट वेक्टर डाला है। ठीक है, क्या डाल रहे हैं हम, यूनिट। वी आर नॉट राइटिंग फुल वेक्टर्स, वी आर राइटिंग यूनिट वेक्टर्स। तो अगर हमको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम यूनिट वेक्टर के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज की वैल्यू 1 होती है ना, यूनिट वेक्टर बोल रहे हैं इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ उसमें डायरेक्शन आ जाएगा और बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये जो आया है, दिस इक्वेशंस आर वेक्टर इक्वेशंस। ठीक है ना। अब यहाँ से एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, अब हमको मालूम है, वी नो डैट क्या, कि R12 यूनिट वेक्टर इज नॉट इक्वल टू R21 यूनिट वेक्टर, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये इस तरफ से है ना, ऐसा डायरेक्शन, अगर ऐसा डायरेक्शन आएगा तो R12 वेक्टर होगा, विच इज़ नॉट इक्वल, दोनों ऑपोजिट में है तो इक्वल नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं किसी एक को ऐसा पलट दूं उठाकर, तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट मीन्स R of 12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 यूनिट वेक्टर। ये तो हो सकता है, इक्वल हो सकते हैं माइनस में, है ना। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स F of 12 is equal to minus of F21 वेक्टर। क्लियर है चीज़, समझ में आई है ना। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और अगर किसी एक को पलट दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से नोट क्या निकल कर आता है, यहाँ से नोट में आ गया, द फोर्सेस ऑन टू चार्जेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर है। तो अगर हमसे ये पूछे क्या कि वेक्टर फॉर्म में लिखें इक्वेशन को, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास ये तरीका हो गया। अब यहाँ अपन एक कंडीशन डाल रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन में अपन क्या डाल रहे हैं वो देखते हैं। कंडीशन में अपन डाल रहे हैं कि नाउ इफ यूनिट वेक्टर इज नॉट गिवन and only full vector is given, then the other form will be। हम क्या बोल रहे हैं कि ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी है, दिस इज फॉर यूनिट वेक्टर। अब हमको यूनिट वेक्टर नहीं दिया है, हमको क्या दिया हुआ है, फुल वेक्टर। तो उस फुल वेक्टर के लिए हम क्या करें, तो फुल वेक्टर लिखने के लिए हमको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है कि R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R फुल वेक्टर अपॉन R या मैग्नीट्यूड ऑफ R, है ना। ये मॉडुलस हमने कर दिया, मतलब मैग्नीट्यूड आ गया। वेयर R दिस R कैप इज यूनिट वेक्टर, दिस इज फुल वेक्टर, और ये जो है दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं क्या, कि R फुल वेक्टर विल बी इक्वल टू R यूनिट वेक्टर इनटू मॉड ऑफ वेक्टर R। ठीक है, तो ये जो है इस फॉर्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले में जैसे ये R क्या है, यूनिट वेक्टर है, और इस R यूनिट वेक्टर की जगह अगर मुझे R फुल वेक्टर करना हो तो मुझे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R वेक्टर R यूनिट वेक्टर इंटू R। तो ये यूनिट वेक्टर तो था, इंटू R कर दूँ, अपॉन में भी R कर दूँ, ऊपर इंटू R नीचे R। तो ये चीज़ मैं बदल सकता हूँ किसमें, फुल वेक्टर के फॉर्म में। तो अब उसको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पीछे अभी हमने बोला कि अगर हमको
यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है और अगर हमको फुल वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर फुल वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो उसके लिए हमने इस तरीके से इसको पूरा कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या आ रहा था, यहाँ पहले आ रहा था आर यूनिट वेक्टर, अभी हमने इसको फुल वेक्टर। ये लाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से किससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, आर और आर से। तो मल्टीप्लाई किया तो F21 और F12 के लिए हमको ये कुछ फॉर्मूलेज मिले। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ देख लिया कि क्या है। इसके आगे हम कूलम फोर्सेस की बात करेंगे और जो जो चीज़ें हैं वो देखेंगे। थैंक यू। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल दें।